जय श्री कृष्ण साथियों, गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल एरर आने से पूरा वीडियो नहीं आया था, जिसको हम एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं और आप उस पूरे वीडियो को एक बार फिर वापस से देख सकेंगे। साथ ही हमारा चल रहा है टॉपिक परमाणु और अणु, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय इसी बातों का ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। तो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है, इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखते हैं कहां तक हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, क्या है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण करता है कि कोई भी यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र है, उसका संघटक किन किन चीजों से बना हुआ है उसका निरूपण करता है। जैसे कि नमक, तो नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम पढ़ते हैं NaCl। तो मतलब सोडियम और क्लोराइड के योग से जिस यौगिक का निर्माण हुआ है वो है नमक। अब निरूपण कैसे कि नमक हमारे प्रतिदिन नित्य क्रिया का एक हिस्सा है जो हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए एक आवश्यक घटक के रूप में आ गया। तो ये रासायनिक सूत्र है जिसका एक निश्चित निरूपण किया जाता है यौगिक का, वही आपका रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो फिर इसमें और जैसे कि मान लो किसी, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मान लो कक्षा 12 की बात कर रहा हूँ, तो कक्षा 12 साइंस बोलते ही, कक्षा 9 बोलते ही न कक्षा 9 के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के बारे में स्ट्रक्चर आ जाती है कि ये बच्चा कक्षा 9 का है, ठीक है। कक्षा प्रेप बोलूंगा देने वाले बच्चों के बारे में आ जाएगा, वहां पर 20-21 साल के स्टूडेंट आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो ये निरूपण हो गया ना, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। फिर देखो, किसी तत्वों की संयोजन शक्ति अर्थात उस तत्व की जो क्षमता है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता का सीधा सा मतलब है कि मान लो मैंने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन की जितनी शक्ति है, जितनी उसकी क्षमता है, वही उस ऑक्सीजन की संयोजकता कहलाती है। फिर देखो आगे, किसी तत्व के परमाणु की, आप इधर देखो, किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में समझा जा सकता है। भाई जैसे कि मैं हूं, अब मैं मेरे हाथों के द्वारा, भुजा के द्वारा कितनी क्षमता लगा सकता हूं, कितना कार्य कर सकता हूं, कितने बड़े कार्य को अंजाम दे सकता हूं, यही मेरी क्षमता कहलाती है। जैसे कि मानव की भुजाएं दो होती है, एक जंतु आता है ऑक्टोपस, 8 भुजाएं वाला, ठीक है। अब ऑक्टोपस और मानव की भुजाओं को अगर आपस में ऐसे संकरण की बात करें तो एक ऑक्टोपस, एक मानव है, वो अपनी 2 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो एक ऑक्टोपस अपनी 8 भुजाओं के द्वारा कितने मानव को पकड़ सकता है। तो इस प्रकार अपन उसका आइडिया लगाएं, तो यही ऑक्टोपस और मानव की जो बात करते हैं, यही आपके रासायनिक सूत्रों के लिखने का और उनके क्रम का एक आधार बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मानव और ऑक्टोपस की बात करें तो दोनों आपस में किस प्रकार, ठीक है, कहा जाए भाई एक ऑक्टोपस कितने मानवों की भुजाओं को पकड़ सकता है, तो आप उस समय उस मानव की 2 भुजाएं, ऑक्टोपस की 8 भुजाओं के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपके पास एक परिणाम आएगा जिसका आप उत्तर दे सको। क्षण ये रासायनिक सूत्र में होता है कि 2 अलग अलग परमाणु या तत्व मिलकर के कितने स्थायित्व के यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, कि ये यौगिक के इतने समय तक, इतने वर्षों तक, इतने कालखंड तक स्थायी रह सकता है, ये सभी आपका इसके अंदर होता है। फिर देखो, रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र के नियम है। रासायनिक सूत्र के क्या नियम लागू होते हैं, इन नियमों के बारे में जानना जरूरी होता है। जिसके अंदर सबसे पहला है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आवेश के बारे में पढ़ा था ना कि तत्वों के अंदर 2 प्रकार के आवेश, ठीक है, धनायन और ऋणायन। जैसे कि बात करें NaCl की, तो मैंने ये भी बताया था Na+Cl-, तो ये प्लस और माइनस है, लेकिन दोनों मिलकर के एक संयोजकता के साथ एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं जो इस प्रकृति में स्थायित्व के रूप में विद्यमान है, ठीक है, जो हमारी नित्य क्रिया का एक हिस्सा है। तो ये आवेश है। तो इन आवेशों का जो संतुलन है, ये आयन के ऊपर जो आवेश, इन आवेशों का जो संतुलन है वो एक निश्चित होना चाहिए। अगर संतुलन निश्चित है तो आप रासायनिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। घर बनाने के लिए प्लॉट होना चाहिए, और अगर आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है तो ही आप घर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार किसी रासायनिक सूत्र के लिए सबसे पहले उस सूत्र को निर्माण से पहले वहां पर जिन तत्वों का आप उपयोग कर रहे हैं, उन तत्वों को, उन यौगिकों को, उन परमाणुओं, उन अणुओं की आयन की संयोजकता और आयन उसके ऊपर आवेश, ठीक है, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, वो आवेश संतुलित होना चाहिए। फिर देखते हैं आगे और क्या है, यहाँ तक का आप लीजिए।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ, फिर आगे का लिखते हैं। नेक्स्ट डे के साथियों, दूसरा रासायनिक सूत्र के निर्माण में दूसरा नियम ये लगता है कि जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है, कोई भी यौगिक हो, अब जिसमें धातु और धातु दोनों का संयोग है निर्मित होता है, तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जो धातु है उस धातु के नाम को पहले लिखा जाता है। उदाहरण देखो, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो एक यौगिक के निर्माण हुआ जिसमें धातु और धातु दोनों है, तो यहाँ पर जो धातु है इसको जो कैल्शियम है वो धातु है, तो कैल्शियम को अधातु ऑक्सीजन से पहले लिखा गया। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड जिसे क्या बोला जाता है NaCl, तो देख लो Na सोडियम को पहले लिखा गया, मतलब सोडियम का जो प्रतीक है Na इसको पहले लिखा गया। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में CuO, ठीक है, तो जो कॉपर है वो धातु है तो उसको ऑक्सीजन से पहले लिखा गया। इन सूत्रों को भी याद रखना भाई, एग्जाम में आपको ये ऐसे सूत्र दिए जाएंगे। देखो क्लास 9th का लेवल है, ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा हाई लेवल का पहला स्टेप है, तो यहाँ पर आपको ऐसे सूत्र दिए जा सकते हैं एग्जाम में। ये तीनों सूत्र दे दिए और ये भी दे दिए, कह दिया कि श्रेणी ए को श्रेणी बी से मिले ही, तो उस समय आपको इन सब के बारे में आसानी से पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार एक से दूसरे सूत्र का मिलान करते हैं। तो ये आपको याद भी होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप इसके बारे में आसानी से कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, अभी बार मैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलूं तो CaO आपके माइंड में सीधा आना चाहिए। मैंने बोला सोडियम क्लोराइड तो आपके दिमाग में NaCl सीधा आना चाहिए। मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड आपके दिमाग में CuO सीधा आना चाहिए। मैंने बोला कॉपर तो Cu, सोडियम Na, ठीक है, और कैल्शियम तो C। अब दूसरी चीज और देखते हैं, तीसरा नियम इसमें लगता है कि बहुपरमाणु आयनों, परमाणु बहुपरमाणु, इससे पहले इसी पार्ट हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन है द्विपरमाणु के, ओजोन है त्रिपरमाणु के, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो बहुपरमाणु आयनों पर निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखते हैं और आयनों की संख्या को कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। ये भी आपके रासायनिक सूत्र लगता है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को तो कोष्ठक में लिखते हैं और आयनों की संख्या को कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। इसको आप उदाहरण भी समझ लो इसका कि किस प्रकार, तो देखो ये हटा देता हूं, ठीक है। तो आयनों की संख्या को, तो इसमें देखो जैसे कि आपके है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो रूल क्या है वही रूल यहाँ पर आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार ये रूल लगता है। तो देखो रूल है कि बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में, बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और आयनों की संख्या को बाहर लिखा जाता है। तो MgOH2 तो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो आयन है OH, तो इसको कोष्ठक में लिखा गया और कितने हैं कि दो बहुपरमाणु के दो हो गए, ठीक है, तो इसकी संख्या एक से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उसकी संख्या को बाहर कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। किताब में इस तरह से दिया हुआ है कि OH2 यदि बहुपरमाणु आयनों की संख्या 1 हो, कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती, उदाहरण के लिए NaOH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि ये NaOH, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बहुपरमाणु आयन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर आपको कोष्ठक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट लगा ले सकते हो। यदि बहुपरमाणु आयनों में आयन की संख्या 1 है तो वहां पर कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बिना कोष्ठक भी लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही 1 से ज्यादा बहुपरमाणु की संख्या 1 से ज्यादा हो गई तो कोष्ठक के अंदर आयन आ जाएगा और उसके बाहर की ओर उसकी संख्या आ जाएगी। तो NaOH, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके साथियों, तो इस प्रकार आप अपने जो इसके रासायनिक सूत्रों के नियम है, इन 3 नियमों को आपको प्रमुखता से याद रखना है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा और भी आएंगे, आपके 9th कक्षा के अकॉर्डिंग आपको इन 3 रूल्स को याद रखना बहुत ही आवश्यक है।
फिर और कुछ देखते हैं तो इसके अंदर देखता हूँ, तब तक आप इसको आराम से लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। रटने की जरूरत नहीं है भैया, बिना रटे भी आप इन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये आपके इस प्रकार आप इन सूत्रों को देख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो रहेगी इस पाठ का जो अंतिम चैप्टर है, जिसमें कुछ सरल जो यौगिक है उनके सूत्र के बारे में, ठीक है, कुछ ये पढ़ेंगे, एक दो न्यूमेरिकल के बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का जो टॉपिक है ये आपके रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, और कुछ रासायनिक सूत्र जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा आप अपने भाई वगैरह किसी की 10वीं की किताब है, किसी की 11वीं की रासायनिक किताब है, वहां से इस किताब में भी आपके कई सारे चैप्टर है, वहां से आप ये रासायनिक सूत्र निकालिए और उनको अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर एक हिस्से में लिख लीजिए और फिर उनको याद करने की कोशिश कीजिए। लगभग 50 से 60 रासायनिक यौगिक और उनके सूत्रों के बारे में, प्रतीक चिन्हों के बारे में अगर आप 9वीं कक्षा में याद कर ले हैं तो 10वीं 11वीं 12वीं में आपके साइंस के अंदर काफी अच्छा बेस बन जाएगा और आप शानदार तरीके से उसके ऊपर अपने विज्ञान के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में मिलेंगे, उससे पहले तब तक जितना पढ़े हैं इस चीजों को याद कर लें। बहुत जल्द आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे और आपसे जो आपके द्वारा टेस्ट में दिया गया परिणाम जो लिखा गया है उसका परिणाम भी आपको अच्छे से बताएंगे। जय श्री कृष्णा।